हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वैट मीटर और एनर्जी मीटर के रिलेटेड सारे बिट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चले जाते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मेजरली हम लोग इनको प्रिफर करते हैं फॉर वैट मीटर्स। ये AC और DC दोनों के लिए चलता है, वोल्ट मीटर के लिए भी चलेगा, एम मीटर के लिए चलेगा, और साथ में साथ ये वैट मीटर मतलब पावर मेजरमेंट के लिए भी चलता है। लेकिन हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ प्रिफर करते हैं वैट मीटर्स, क्योंकि ये इतने एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए हम लोग वैट मीटर के लिए यही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपके पास आता है इसका प्रिंसिपल, देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पर एक कोर है, यहाँ पर एक कोर है वाउंडेड विद सम वाइंडिंग, और यहाँ पर भी एक कोर है वाउंडेड विद सम वाइंडिंग। ठीक है, अब यूजुअली बोला जाता है कि ये जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जो मीटर है ये एयर कोड होते हैं। ठीक है, एयर कोड होते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस कम से कम हो गए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल क्या है। यहाँ पर एक मूविंग कॉइल होता है और यहाँ पर एक फिक्स कॉइल होता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर से वोल्टेज और करंट दोनों भी फ्लो हो गए, मतलब पोटेंशियल। अगर हम लोग देख लेते हैं, ये जो पोटेंशियल कॉइल है जो हम लोग पैरेलल में अप्लाई करते हैं ना, ये पोटेंशियल कॉइल होती है। ठीक है, और ये जो फिक्स कॉइल होती है ये जो हम लोग सीरीज़ में अप्लाई करते हैं वैट मीटर के दो हम लोग देखते हैं, एक वाइंडिंग और एक रेजिस्टेंस। ठीक है, उसी हिसाब से ये हो गया आपका पोटेंशियल कॉइल और ये हो गया आपका फिक्स कॉइल या फिर करंट कॉइल। आपको ये चीज़ बिट के फॉर्म में याद रखना पड़ेगा कि फिक्स कॉइल कौन से होते हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वैट मीटर्स में। ठीक है, तो फिक्स कॉइल्स कौन से होते हैं, आपके करंट कॉइल्स होते हैं। पोटेंशियल कॉइल्स कौन से होते हैं, आपके मूविंग कॉइल्स होते हैं। ठीक है, पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू करंट कॉइल। करंट कॉइल का इंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए अगर आपने वैट मीटर का सिंबल देखा है तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, इंडक्टेंस आपको दिखाता है और यहाँ पर क्या है, आपको रेजिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, अब ये तो था उसका एक ओरिएंटेशन। अब क्या है, जैसे इसमें से आप लोगों ने करंट पास कर दिया और आपके मूविंग कॉइल और फिक्स कॉइल दोनों में से करंट पास कर दिया, दो करंट्स आ गए, दो करंट्स के बीच में इंटरेक्शन आता है, इंटरेक्शन की वजह से मूविंग कॉइल मूव होगा और आपको एक रीडिंग दिखेगा। सिंपल फंडा है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अब इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका इक्वेशन लिख लेना, I1 I2 cos ऑफ फाई dm/dt। ये जो फाई फेज एंगल जो दिख रहा है ये आपका मूविंग कॉइल और आपका फिक्स कॉइल के अंदर का जो फेज एंगल है वो वही है सिर्फ। ठीक है, और ये जो करंट है हम लोग बोल सकते हैं ये आपका फिक्स कॉइल का करंट है, ये आपका पोटेंशियल कॉइल का करंट है, और ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, काफ़ी लोग इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर प्रिंसिपल क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स के ऊपर काम करता है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, सो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल बिट्स में काम आएंगी। TD = I1 I2 cos ऑफ फाई dm/dt। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा टाइप का कंट्रोल यूज़ किया है, स्प्रिंग कंट्रोल यूज़ किया है, इसीलिए स्प्रिंग कंट्रोल है तो TC = क्या रहेगा आपका KC × थीटा। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं तो आपको TD क्या मिलेगा, TD इन टर्म्स ऑफ क्या रहेगा, या फिर ऐसे बोलो कि TD = TC अगर हम लोग इक्वेट कर लेते हैं तो सिंपली मुझे ओवरऑल जो चीज़ देखनी है वो है I1 एंड I2। इसका मतलब अगर I1 एंड I2 अगर सेम है, मतलब पोटेंशियल कॉइल का करंट और फिक्स कॉइल के बीच में का करंट सेम है, तो आपका जो थीटा है या फिर डिफ्लेक्टिंग एंगल है वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। स्क्वायर ऑफ द करंट है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन लीनियर बनता है। ठीक है, अब ये सारे बिट्स हैं, मैं सारे के सारे बिट्स ही बता रहा हूँ यहाँ पर। सो इसका जो स्केल आता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वैट मीटर का जो स्केल आता है वो कैसा है, नॉन लीनियर स्केल। नॉन लीनियर का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, स्टार्टिंग में थोड़ी भीड़, लास्ट में थोड़ी भीड़, और बीच में एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये कौन से टाइप के वैल्यूज़ को मेजर करता है। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पता है
PMMC में एवरेज वैल्यू मेजर होता है बराबर, MI इंस्ट्रूमेंट्स में RMS वैल्यू मेजर होता है बराबर, और यहाँ पर भी आपको RMS वैल्यू ही मेजर होता है, स्क्वायर IRMS का स्क्वायर, ठीक है। सो जो कुछ भी आपको रीडिंग दिखता है वो आप सिंपली बोल सकते हो कि क्या रहेगा, वो RMS वैल्यूज़ में रहेंगे। जैसे कि वाट मीटर हम लोग लिखेंगे, अगर सिंगल फेज वाट मीटर लिखा है VI cos phi लिखते हैं, और अच्छी तरीके से नोट करना, ये VI cos phi कैसे लिखते हैं, आप कैपिटल्स में लिखते हो। इसका मतलब क्या है, वो ऑलरेडी RMS वैल्यूज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अरे यार कैपिटल है स्मॉल है, मैंने बोला है आपको ऑलरेडी, स्मॉल वीज का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, ठीक है। सफिक्स में M है तो वो मैक्सिमम वैल्यूज़, और अगर कैपिटल है तो वो RMS वैल्यूज़ रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर आप लोगों ने तो बेसिक प्रिंसिपल तो समझ लिया है कि दो करंट्स के बीच में का इंट्रैक्शन यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन देता है। एक होता है मूविंग कॉइल का करंट और दूसरा होता है आपका फिक्स कॉइल का करंट, बस इतना ही इसमें, ठीक है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो, और हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा, ये क्या है, एयर कोर्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है, इसीलिए मैं इसको इसलिए इसको मैं डबल बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अंदर एरर्स। हम लोग जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे उसमें एरर्स के ऊपर हमारा मेजर फोकस रहेगा, क्योंकि एरर्स पे बहुत सारे बिट्स बनते हैं। चलो देखते हैं फ्रिक्शनल एरर। दो अलग अलग कॉइल्स हैं, ऑब्वियसली वेट ज़्यादा है, मूविंग कॉइल के ऊपर भी वेट ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल एरर्स है। फ्रिक्शनल एरर्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि मूविंग कॉइल में ज़्यादा था कंपेयर टू MI इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपका फ्रिक्शनल एरर ज़्यादा है। अब अगर फ्रिक्शनल एरर ज़्यादा है तो आपको और एक चीज़ नोट करना पड़ेगा, वो है टॉर्क टू वेट रेशियो, ठीक है। और ये जितना ज़्यादा होता है ना उतना अच्छा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो MI इंस्ट्रूमेंट का सबसे ज़्यादा टॉर्क टू वेट रेशियो, वेराज यहाँ पर सबसे कम है, ठीक है। आगे आता है टेम्परेचर एरर। अब टेम्परेचर एरर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था MI इंस्ट्रूमेंट और MC इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, RMS वैल्यूज फ्लो हो गए, ऊपर से दो कॉइल्स हैं, तो यहाँ पर EMMC मीटर्स में टेम्परेचर एरर ज़्यादा होता है कंपेयर टू MI एंड MC। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने लिख के दिया है कि इस तरीके से क्या होता है कि आपको एक बिट्स देंगे, 4 बिट्स देंगे, नीचे बोलेंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर एरर कौन सा मीटर का होता है, तो आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, अगर वहाँ पर EMMC है ही नहीं तो आपको MI पता होना चाहिए, अगर वहाँ पर MI नहीं है तो आपको EMMC पता होना चाहिए, इसीलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी एरर के लिए। अब फ्रीक्वेंसी एरर यहाँ पे काफ़ी लो है, रीज़न क्या है आपके, मैंने बोला एयर कोर है ही नहीं तो एडी करंट लॉस नहीं रहेगी बराबर, एंड सो ऑन। और ये जो पोटेंशियल कॉइल जो आपने देखा है ये प्योरली रेजिस्टिव है, ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एरर्स काफ़ी कम है, ठीक है। अगेन द सेम हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस, एज दीज आर डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी लॉसेस या फिर एडी करंट हिस्टेरिसिस लॉसेस कैसे यहाँ पर ऑलमोस्ट ज़ीरो है। कंप्लीट ज़ीरो नहीं बोलना आपको, ऑलमोस्ट ज़ीरो बोलना है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रे इफेक्ट। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, जहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रेजेंट है उस वो मीटर्स में ज़्यादा इफेक्ट करता है, वेरएस परमानेंट मैग्नेट में स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे क्या है PMMC, ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, इसका प्रिंसिपल ही इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एरर्स कैसे रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ पर कंपेयर किया अगर हम लोगों ने MI के साथ, तो MI से भी ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब स्ट्रे इफेक्ट्स को अगर आपको नलीफाई करना है तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो क्या होता है, आयन शील्डिंग यूज़ करना होता है आपको। अगर आप आयन शील्डिंग यूज़ करते हो आपके मीटर के लिए तो आपके स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से आप बच सकते हो, या फिर आपके एरर्स ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कम रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ओरिएंटेड जो पावर मेजरमेंट है वो देखते हैं। इसमें दो पार्ट्स आएंगे, एक आता है DC पावर, दूसरा आता है AC पावर। DC पावर सबसे आसान, आपको सिंपली एक वोल्ट मीटर चाहिए और एक एम्प मीटर चाहिए, क्योंकि आपको पता है DC पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली V/I, ठीक है। आपको वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट लेना होता है, तो सिंपली एक बार अगर आप वोल्ट मीटर से वैल्यू कैलकुलेट कर लो
या फिर मेजर कर लो एमीटर से, वैल्यू मेजर कर लो, आप सिंपली V इंटू आई लिख कर काम चला सकते हो। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता है। आपका क्या है, जो कुछ भी ट्रू वैल्यू है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, और जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, ये थोड़े डिफ़र करते हैं। आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमेशा ट्रू वैल्यू से ज़्यादा मिलेगा। रीज़न बताता हूँ, देखो कैसे। यहाँ पर इस एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये वोल्ट मीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस है। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, आपका काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो वोल्ट मीटर है, अगर हम लोगों ने इसका मेजरमेंट स्टार्ट किया तो क्या क्या वोल्टेज मिलेंगे वहाँ पर। एक रहेगा आपका एमीटर का वोल्टेज ड्रॉप और दूसरा रहेगा आपका लोड का वोल्टेज ड्रॉप। अगर मैं पूरे इक्वेशन को I से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये आपका बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका एमीटर के वजह से, एमीटर का जो कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके वजह से वहाँ पर कुछ ना कुछ पावर लॉस होने वाला है, ठीक है। लेकिन पावर लॉस तो होगा, लेकिन वो गेन के अंदर आएगा। रीज़न क्या है आपका, इसका मतलब पावर लॉस अक्रॉस एमीटर भी आपका कैलकुलेट हो जा रहा है जब आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए जब भी हम लोग बोलते हैं कि वोल्ट एम्पियर मेथड है, तो इसके अंदर आपका जो एरर है वो आपका एमीटर क्रिएट करके देता है। वोल्ट मीटर का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी लोग इसको, इस बिट को कैसे बोल देते हैं कि हाँ वोल्ट मीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस है, एमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो दोनों की वजह से एरर होगा। नहीं, एरर जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एमीटर करता है। तो वेरी सेम वे इस मेथड में, मतलब ही एमीटर वोल्ट मीटर मेथड दोनों सेम है, बस आपका डिफ्रेंशिएशन कैसा है कि वोल्ट मीटर कहाँ लगा और एमीटर कहाँ लगा, कौन पहले लगा। सो यहाँ पर एमीटर पहले लगा और वोल्ट मीटर बाद में लगा। सिंपल कंक्लूजन ये है, जो लोड साइड पे जो कनेक्टेड रहता है, ठीक है, लोड साइड पे जो कनेक्टेड रहता है उसी की वजह से एरर कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर भी बोथ द केसेस में मेजर्ड वैल्यू आपको ज़्यादा ही मिलता है कंपेयर किया तो अपने ट्रू वैल्यू के साथ, ठीक है। ये हो गया आपका डीसी पावर, बस इतना ही होता है इसमें और कुछ नहीं। अब जितना भी पढ़ेंगे वो सारा एसी पावर के ऊपर पढ़ेंगे। अब देखते हैं एसी पावर, हम लोग सीधा 3 फेज़ पावर पे चले जाएंगे। सिंगल फेज़ पावर के लिए कोई मतलब नहीं, आपको एक ही वैटमीटर चाहिए आपको, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कि कितने वैटमीटर चाहिए होते हैं। इसके लिए एक होता है ब्लॉन्डल्स थ्योरम। पहले हम लोग नॉर्मल एक ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। अब देखो आपके पास ड्राइंग दिख रहा है कि 3 फेज़ एसी पावर है और आपने 2 वैटमीटर्स कनेक्ट करके रखा है। आपका जो वैटमीटर 1 है वो आपका आर फेज़ और बी फेज़ के बीच में कनेक्टेड है, और आपका जो वैटमीटर 2 है वो वाई और बी के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। ये कनेक्शन है। अब याद रखने वाली चीज़ें जो है वो मैं बता देता हूँ। आपका जो वैटमीटर 1 है वी आर बी आई आर कॉस ऑफ 30-5 रहेगा, और वी वाई बी आई वाई कॉस ऑफ 30+5 रहेगा। ये दोनों चीज़ें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कि आपको आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली इन दोनों का इतना यूज़ है बोलकर, ठीक है। और एक आता है ये tan of phi इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। W1 का मतलब वैटमीटर का रीडिंग, पहले वैटमीटर का रीडिंग, W2 का मतलब सेकेंड वैटमीटर का रीडिंग। और एक आपका जो टोटल पावर है, बैलेंस्ड सर्किट्स हो या फिर अनबैलेंस्ड सर्किट हो, अगर 3 फेज़ वायर सिस्टम है, 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम में सिंपली, तो आपका टोटल पावर इज नथिंग बट W1 प्लस W2, ठीक है। मतलब ही √3 VL/IL cos ऑफ phi। आई होप क्लियर है। अगर हम लोगों ने सिर्फ एक वैटमीटर यूज़ किया होता तो हमारा आंसर सिंपली 3 टाइम्स VPH IPS cos ऑफ phi होता, ठीक है। जब भी आप 3 यूज़ कर रहे हो तो आपको फेज़ वैल्यूज़ यूज़ करना है, जब भी आप √3 यूज़ कर रहे हो तो आपको लाइन वैल्यूज़ यूज़ करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये 2 इक्वेशंस आए कैसे, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से क्या हो जाएगा, आपके जो फेज़र डायग्राम है उसको कैसे ड्रॉ करना है एक स्टार ओरिएंटेड के लिए, वो भी आपको एक बिट क्लियर हो जाएगा, ठीक। हमारा वोल्टेज ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका VR, ये है आपका VY, फेज़ वोल्टेजेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका VB। अब मुझे चाहिए क्या है, आपको VRB, और दूसरा चाहिए मुझे VYB। VRB का मतलब होता है VR माइनस VB, VY माइनस VB, ठीक है।
अब सिंपली वी आर माइनस वी बी है, तो वी आर तो आपके पास ऑलरेडी है, वी बी ड्रॉ कर लेते हैं। माइनस चाहिए इसीलिए माइनस साइड चलेगा, ठीक है, माइनस वी बी। अब इसी के पैरेलल आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है और इसके पैरेलल यहाँ पर। ये आपका वोल्टेज बन गया, ठीक है, वी आर बी। अब आपको राइट वी वाई भी चाहिए, वी वाई है ऑलरेडी आपके पास, और फिर ये हो गया आपका। ड्राइंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। वी वाई बी, ठीक है। हम लोगों ने दोनों के दोनों फेजेस ड्रॉ कर लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपके लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज के बीच में कितना एंगल होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है। अब वी वाई बी है, वी वाई बी एंड 30+5 आना चाहिए। अब ये जो 30+5 है ये क्या है पता है कि आपको, इन दोनों के बीच में का फेज़ एंगल है। अब देखा जाए तो करंट्स कैसे हैं आपके, लैगिंग है, ठीक है, लैगिंग करंट्स है। इसका मतलब हमारे करंट्स को कैसे ड्रॉ करना है हम लोग देखते हैं। ये है आपका 30 डिग्री, एक फेज़ वोल्टेज और एक लाइन वोल्टेज के बीच में का एंगल 30 डिग्री होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है, इसको भी याद रखना कि एक फेज़ वोल्टेज एक लाइन वोल्टेज के बीच में फेज़ एंगल कितना होता है, तो वो 30 डिग्री होता है, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, बस करंट्स को ड्रॉ करना है। तो आपके जो करंट है लैगिंग ड्रॉ करना है, तो आपको आपने दिखा दिया आपका आई वाई कितना है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं करंट को लैग करते हुए दिखाना है मुझे, तो मेरा आई वाई कितना है, तो ये यहाँ पर हो गया, ठीक है, सॉरी, ओके, यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, फेज़ एंगल के पास। ये फेज़ वोल्टेज है, ये फेज़ वोल्टेज है, ठीक है। अब अगर मैं ये इस एंगल को फाई मान लेता हूँ और इस एंगल को फाई मान लेता हूँ, तो यहाँ पर का मुझे एंगल चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, 30-5 हो जाएगा। और यहाँ का मुझे एंगल चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, 30+5 हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर 30-5 और 30+5 लिखा है। आई होप क्लियर है W1 और W2। अगर आप वैट मीटर का फेस सीक्वेंस चेंज करते हो तो आपका फेज़र डायग्राम भी चेंज हो जाएगा उसी तरीके से। लेकिन अल्टीमेटली आपका एक 30-5 रहेगा तो दूसरा 30+5 रहेगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं। और आपको ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला रटना पड़ेगा, ठीक है। tan ऑफ फाई, यहाँ पर सिर्फ फेज़ एंगल मिलने वाला है आपको बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, आपको उसका अलग से cos ऑफ फाई निकालना पड़ेगा, √3 W1 - W2 अपॉन W1 + W2। कभी कभी रीडिंग अगर नेगेटिव आता है तो सिंपली आपको करंट का जो कॉइल होता है उसको डायरेक्शन रिवर्स कर देना होता है। नेगेटिव रीडिंग का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रीडिंग का मतलब क्या होता है, ये अब हम लोग पढ़ेंगे। एक चार्ट बना के देता हूँ आपको, बस उसको रटना पड़ेगा, ठीक है। यही वो चार्ट है जहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग फेज़ एंगल्स या फिर अलग अलग पावर फैक्टर्स के लिए वैट मीटर के रिएक्शन कैसे रहता है और उनका एडिशन कैसे रहता है, ये सब चीज़ें देखा है इसके अंदर। आपको सिंपली इस चार्ट को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है आपके नोटबुक में और रट लेना है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करते नहीं बैठना हर बार। देखो जब भी फेज़ एंगल 0 है तो W1 = W2 मिलेगा और आपका आंसर कितना है, सिंपली W1 + W2, मतलब ही 2 टाइम्स लिखो, 2 टाइम्स W1 भी लिखा तो भी चलेगा, या फिर सिंपली W1 = W2 है तो टोटल पावर कितना हो जाएगा आपका, √3 टाइम्स VL/IL, ठीक है, √3 टाइम्स VL/IL cos ऑफ फाई का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो मतलब ही आपका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। अब देखते हैं फेज़ एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री, तो आपका पावर फैक्टर कितना बना, 0.866। आपका यहाँ पर एक स्पेशल है कि आपको जो वैट मीटर का रीडिंग आता है वो आता है 1.5 टाइम्स VL/IL, मतलब भी आपका एक वैट मीटर का रीडिंग एग्जैक्टली दूसरे के डबल होता है। ऐसा कंडीशन आता है, आपको ये क्वेश्चन देते हैं, बोलते हैं कि पावर फैक्टर कितना है, आपको सिंपली आपका आंसर लिखना है 0.866, ठीक है। अब ये पूछते हैं कि आपका एक वैट मीटर का रीडिंग 0 कब आता है। एक वैट मीटर का रीडिंग 0 कब आता है आपका, जब आपका फेज़ एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, एक का रहेगा। सो W1, यहाँ पर W1 लिखो या फिर W2 लिखो, दोनों में से कोई मतलब नहीं। आपको जो पावर है W1 + W2 वो कितना रहेगा, √3/2 VL/IL cos ऑफ फाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फेज़ एंगल कितना है आपका, 90 है। हम लोगों को पता है कि
ये एक्टिव पावर मेजरमेंट है, यहाँ पर रिएक्टिव पावर मेजरमेंट होता ही नहीं। तो फेज एंगल 90 अगर रहा या फिर पावर फैक्टर 90 रहा तो आपका एक्टिव पावर कंजम्पशन कितना होता है, 0 होता है, जैसे एल और सी में होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। बस इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से रटो, और अच्छा टेबल अगर मिलता है तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करके दे देता हूँ वैसे, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ये सबसे अच्छा है और मैंने ये एस के नोट से ही निकाला हुआ है, ठीक है। सो बहुत ही बढ़िया है, इसको रटना है, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर मेजरमेंट देख लेते हैं और उसके बाद एनर्जी में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली आपका जो वैट मीटर है उसी का पोटेंशियल कॉइल 2 अलग फेजेस में रखना है और उसका जो करंट कॉइल है वो एक अलग फेज में रखना है। मतलब तीनों के तीनों फेजेस कवर हो जाएंगे और आपको रिएक्टिव पावर मतलब ये जो वैट मीटर जो रीडिंग देगा वो रहेगा आपका √3 टाइम्स W, या फिर जो कुछ भी वैट मीटर का रीडिंग आता है विच विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ W। और अगर आपको सिंपली बोल देना है कि वैट मीटर क्या रीड करता है तो 3 टाइम्स VPH IPH साइन ऑफ फाई रीड करेगा, ठीक है। और यही है आपका क्या है, साइन है, यही से आपको पता चल जाता है कि आपने क्या रीड कर लिया, रिएक्टिव पावर क्यों रीड कर लिया है। बस यही चीज़ याद रखना है, यही एक बिट है इसमें कि रिएक्टिव पावर मेजरमेंट में आपका जो वैट मीटर का रीडिंग आता है वो कैसे रहता है, √3 टाइम्स W रहता है और कुछ नहीं। सॉरी, वैट मीटर का जो रीडिंग आता है उसको अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आपका रिएक्टिव पावर मिलता है, बस इतना ही। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट बिट पढ़ेंगे, वो है एनर्जी मीटर। ये होता है टॉपिक, क्योंकि इसके ऊपर इतने सारे MCQs बनते हैं। चलो देख लेते हैं। मीटर, ठीक है, सिंपली कंसिस्ट ऑफ शंट मैग्नेट एंड सीरीज मैग्नेट। आपका जो फेज़ है, यहाँ से करंट निकला है, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक हो गया आपके सीरीज़ के लिए जाने के लिए और दूसरा हो गया आपके शंट में जाने के लिए, ठीक है। तो शंट से जाके रिटर्न हो गया आपके न्यूट्रल में, और यहाँ पर भी सीरीज़ में जाके रिटर्न हो गया आपके न्यूट्रल में, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ फ्लक्सेस प्रोड्यूस हो चुके हैं और यहाँ पर भी कुछ फ्लक्सेस प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब ये जो फ्लक्सेस है शंट फ्लक्सेस बोलेंगे इसको, और ये जो फ्लक्सेस है सीरीज़ फ्लक्सेस बोलेंगे। अब ये इन दोनों के दोनों फ्लक्सेस, ये एल्यूमिनियम जो डिस्क है यहाँ पर जो मूविंग है उसके साथ इंटरेक्ट होते हैं। मतलब ये दोनों फ्लक्सेस मूविंग होने की वजह से, क्योंकि AC सप्लाई है तो EMF यहाँ पर इंड्यूस हो जाता है, और इसका EMF और इसका EMF रिजल्टेंट एक EMF बनता है, ठीक है। वही मतलब ही आपका ये जो एल्यूमिनियम डिस्क है इसको मूवमेंट देने वाला है। रिजल्टेंट EMF ऑफ शंट फ्लक्सेस एंड सीरीज फ्लक्सेस विल गिव द मूवमेंट टू एल्यूमिनियम डिस्क, ठीक है। अब इसके अंदर जो EMF इंड्यूस हो गया वो हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मूवमेंट भी मिल गया। सिंपली आपके जो मूवमेंट है, ये जो आपका स्पिंडल है ये ज्वेल बेरिंग्स के ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये रोटेट होते रहेंगे एज लॉन्ग एज दोनों के बीच में कुछ EMF का रिजल्टेंट बनने वाला है। अगर एक ही प्रेजेंट है तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। दोनों के दोनों फ्लक्सेस होने चाहिए, तब भी आपका ये जो डिस्क का मूवमेंट है ये पॉसिबल है, ठीक है। सो जैसे ही ये मूवमेंट यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर एक रजिस्टरिंग मैकेनिज्म है जो रजिस्टर करता है रीडिंग को, ठीक है। सो जितने नंबर ऑफ रोटेशंस हो गए उतने नंबर ऑफ रोटेशंस यहाँ पर काउंट होते हैं, और हमारे यूनिट का हमारा जो एनर्जी है उसका यूनिट है kWh। इसका मतलब 1 यूनिट, ठीक है। 1 kWh के बाद 1 यूनिट का रोटेशन कंप्लीट होता है। उस हिसाब से आपको यहाँ पर पता होता है कि 1 किलोवाट का मतलब कितने रिवॉल्यूशंस, ठीक है। वो मीटर टू मीटर वेरी होता है, मीटर कांस्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर नोट करने जैसी चीज़ें देखते हैं क्या है। ये जो शंट मैग्नेट होता है या फिर ये जो कुछ भी शंट के लिए सिस्टम बनाया है ये हाईली इंडक्टिव होता है और इसके कॉइल के ऊपर बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट बिट है। शंट मैग्नेट का या फिर शंट कॉइल कैसा होता है आपका, शंट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं कंपेयर किया सीरीज़ के साथ। तो यहाँ पर कॉइल कैसे होता है, हाईली इंडक्टिव होता है और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहता है। क्या है ना, शंट कॉइल है तो दिमाग में पहले आता है वैट मीटर तो रेजिस्टेंस आता है, तो हम लोग को लगता है कि नहीं ये रेजिस्टिव होगा, हाईली इंडक्टिव तो नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये बिट फ्रेम किया है, ठीक है। अब जो सीरीज़ मैग्नेट है ये करंट कॉइल है सिंपली, यहाँ पर तो कोई नहीं। जो नॉर्मल इशू होता है हमारा नॉर्मल कम इंडक्टेंस है और ज़्यादा इंडक्टेंस है और लीस्ट रेजिस्टिव सर्किट होता है ये, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ही हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया।
अब इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ये जो एनर्जी मीटर है इसके पास सिर्फ और सिर्फ बिट सॉल्व करो। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स सॉल्व कर कर वो सारे के सारे बिट्स के कंक्लूजन साइड में लिखोगे, वही आपके नोट्स बनने वाले हैं। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं इसमें क्रीपिंग एरर क्या होता है। ये बहुत ही फेमस एरर है और बहुत ही फेमस MCQs भी आते हैं इसके ऊपर। सिंपली क्या है कि अगर मेरा लोड चालू नहीं है, मेरा पूरा घर शट डाउन है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज तो होता है ना, तो अगर वोल्टेज के वजह से यहाँ पर कुछ EMF इंड्यूस हो गया और धीरे धीरे आपका जो मीटर है उसको अगर वो घुमाता है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग। ठीक है, अब क्रीपिंग के रीजंस क्या हो सकते हैं? अगर वोल्टेज ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, ओवर वोल्टेज हो गया, या फिर कैसे होता है, मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया होता है। मतलब अगर वही सिंपली अपना टॉर्क टू वेट रेशियो मैंने काफ़ी ज़्यादा करके रखता होता है, मतलब वेट जो होता है वो बहुत कम करके रखा होता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, कम वोल्टेजेस में भी वो रोटेट हो जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ओवर स्टैटिक फ्रिक्शन कॉम्पेंसेशन एक रीज़न होता है, ओवर वोल्टेजेस एक रीज़न होता है। और ये जो ज्वेल बेरिंग्स हैं, यहाँ पर अगर आपने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रीसिंग प्रोवाइड करके दिया है या फिर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करके दिया है, फिर भी आपका एनर्जी मीटर है वो मूवमेंट के लिए काफ़ी आसान हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंड्यूस EMF इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन उसके पास इतना ताकत नहीं होता है। और इसी चीज़ को कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये जो डिस्क है इसके दोनों साइड में हम लोगों ने होल्स प्रोवाइड करके दिया है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, एक काउंटर EMF क्रिएट होता है, इसी EMF को कैंसिल कर देता है। काफ़ी छोटा EMF होता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे एनर्जी मीटर्स पे, इस पर हम लोग लेंगे, लेकिन फिर भी आपको खुद से ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आता है ओवर वोल्टेज कॉम्पेंसेशन। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि मुझे अगर मेरे मीटर को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम ओवर वोल्टेजेस, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सैचुरेटेड शंट मैग्नेट इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पर सैचुरेटेड शंट मैग्नेट इंसर्ट कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, सर्किट का रिलक्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, और रिलक्टेंस बढ़ जाता है तो ये आपके जो कोर है वो इतने जल्दी सैचुरेट नहीं होता और ऑटोमेटिकली आपके, या फिर कोइंसिडेंटली आपके ऐसे बोलो कि आपका जो मीटर है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। द वेरी सेम वे ओवर करंट्स है, तो ओवर करंट है तो यहाँ पर हम लोग सीरीज मैग्नेट्स को प्रोवाइड करके दे देते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, ये भी वही काम करता है, आपका रिलक्टेंस बढ़ा के देता है सिस्टम का। इसके वजह से क्या होता है कि आपका ओवर करंट से आपका कोर सैचुरेट नहीं होगा और आपका मीटर प्रोटेक्ट हो जाएगा कि ये दोनों प्रोटेक्टिव हैं। ठीक है, ये एरर्स में नहीं आएंगे लेकिन प्रोटेक्शंस में आएंगे। ठीक है, ओवर वोल्टेज शंट है कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, इसमें नाम क्या है, सैचुरेटेड शंट मैग्नेट्स। यहाँ पर है सीरीज, सैचुरेटेड सीरीज मैग्नेट। ठीक है, मैंने सैचुरेटेड नहीं लिखा। ठीक है, अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को कंपेंसेशन के लिए यहाँ पर बस कुछ नहीं है, हमारे पास जो कोर है, बस ये जो कोर है, ये जो मैग्नेट्स है, इसको हम लोग PMU मटेरियल से बनाते हैं ताकि आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स और टेम्परेचर, ये दोनों के दोनों एरर एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, ये था अबाउट द एनर्जी मीटर। बस हम लोगों ने देखो आज क्या क्या कवर किया है, वैट मीटर, उसके बाद एनर्जी मीटर कवर किया है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वैट मीटर और एनर्जी मीटर पे जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करोगे उतना अच्छा। ये वीडियो देखने के बाद सीधा MCQs पे चले जाओ, थ्योरी नहीं किया तो भी चलेगा, मैं तो बोलूँगा, और सीधा टूट पड़ो। सारे के सारे बिट्स जो आपको याद रखने हो उसको साइड में निकाल के रखो। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे।